हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी किसी भी स्पर्म या शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, उनके कौन कौन से भाग हैं, ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आपको डिटेल में कराने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी शुक्राणु की, तो शुक्राणु आपको पता है क्या कहलाता है, नर युग्मक होता है। किसी भी मेल के अंदर जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, यानी कि स्पर्म कहलाता है। और जो ओवम होता है वह ओवम या अंडाणु जो होता है वह फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक कहलाता है। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं नर युग्मक के बारे में, यानी कि शुक्राणु के बारे में। तो शुक्राणु की संरचना देखेंगे और शुक्राणु से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट की हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं शुक्राणु की, तो शुक्राणु आपको पता है क्या है, शुक्राणु होता है नर युग्मक। क्या होता है, ये होता है नर युग्मक। क्या होता है, शुक्राणु होता है नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो शुक्राणु होता है ये क्या होता है, नर युग्मक होता है। क्या होता है, ये नर युग्मक होता है। अब बात करते हैं शुक्राणु की संरचना को सबसे पहले देखा किसने, तो आपको याद रखना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले शुक्राणु की संरचना को देखी थी। किसने देखी थी, शुक्राणु की संरचना को सबसे पहले आपको याद रखना किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले शुक्राणु की संरचना को देखी थी माइक्रोस्कोप में। अब बात करते हैं ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, यानी जो शुक्राणु की संरचना है, ये चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा घिरी रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शुक्राणु की जो संरचना होती है इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको यह चीज याद रखना है, शुक्राणु की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है शुक्राणु क्या होते हैं, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट होते हैं। फिर शुक्राणु की संरचना को सबसे पहले देखा किसने, तो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। फिर यदि हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना को, तो चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अब बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की। तो देखिए शुक्राणु की संरचना में आप देखेंगे चार भाग दिखाई देंगे। मतलब एक मैच्योर जो स्पर्म है, मतलब एक परिपक्व अगर शुक्राणु है तो उसमें आपको चार मेनली भाग दिखाई देंगे। कौन कौन से भाग दिखाई देंगे, तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देगा वो देगा शीर्ष भाग, जिसको कि हम हेड बोलते हैं। तो पहला भाग हेड वाला भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग हो गए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट भाग है वो है ग्रीवा, जिसको कि इंग्लिश में नेक बोलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है टेल यानी कि पूंछ। तो शुक्राणु की जो संरचना होती है चार भागों से मिलकर के बनी होती है, शीर्ष यानी कि हेड, ग्रीवा यानी कि नेक, मध्य पीस या मिडिल, चौथा है पूंछ। आपने देख ही लिया कि ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम मानव शुक्राणु को देखा। इसके अलावा संपूर्ण शुक्राणु का जो शरीर होता है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है, मतलब घिरा हुआ रहता है। अब हम देखेंगे कि जो एक परिपक्व शुक्राणु है उसमें चार भाग होते हैं। चार भागों से मिलकर के शुक्राणु की संरचना बनी होती है। पहला भाग है हमारा शीर्ष यानी कि हेड। चलिए शीर्ष या हेड की बात करते हैं। तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब अभी आप देखेंगे शुक्राणु का जो हेड वाला भाग होता है उसमें बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। फिर इस कोशिका द्रव्य में आप देखेंगे एक अगुणित केंद्रक होता है, यानी एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है। और केंद्रक के चारों तरफ, मतलब केंद्रक के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि केंद्रक जो है एक कैपनुमा संरचना के द्वारा ढका रहता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये मान लीजिए शुक्राणु का क्या हो गया, हेड वाला पोर्शन हो गया। तो इस शुक्राणु के हेड वाले पोर्शन में आपको क्या दिखाई देगा, कोशिका द्रव्य इस प्रकार से दिखाई देंगे। और इसमें क्या भरा होगा, तो आप इसमें देखेंगे कि इस प्रकार से एक अगुणित केंद्रक होगा। तो शुक्राणु का ये मान लीजिए क्या है, हेड वाला भाग है। तो इस हेड वाले भाग में क्या होगा, सबसे पहले तो कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा होगा और इसमें क्या होगा, एक अगुणित केंद्रक होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होता है कैसा, यहाँ पे हेप्लॉइड है यानी कि अगुणित है। कैसा है, हेप्लॉइड है। तो हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मतलब अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक जो है एक कैपनुमा संरचना के द्वारा, इस प्रकार एक कैपनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा केंद्रक घिरा रहता है, ढका रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम।
तो बस सिर वाले भाग में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो शुक्राणु का शीर्ष होता है इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है कुछ मात्रा में, जिसके अंदर एक आगुड़ित केंद्रक होता है और केंद्रक एक कैप नुमा संरचना के द्वारा घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये रही बात किसकी, हेड वाले भाग की। अब आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं शुक्राणु की संरचना में यहां से लेकर के पूरा का पूरा जो यहां तक का भाग है ये क्या है, हेड वाला भाग है, यानी कि शीर्ष भाग है। तो हेड वाले भाग में हमने क्या कहा, कोशिका द्रव्य भरा होता, तो ये आप देख सकते हैं जगह जगह क्या है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है यानी कि कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ये क्या है, ये हो गया साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य हो गया। फिर इसमें एक आगुड़ित केंद्रक भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है। और केंद्रक एक कैप नुमा संरचना के द्वारा घिरा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो सिर वाला भाग ध्यान देना है। सिर वाले भाग में बस इतना ही आपको बताना है कि इसमें कोशिका द्रव्य होता है और इसमें एक आगुड़ित केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य में, और केंद्रक एक ऊपर से कैप नुमा संरचना के द्वारा ढका रहता है या घिरा रहता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, ये जो एक्रोसोम होता है, ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम का निर्माण किसमें से होता है, तो आपको याद रखना है कि इस एक्रोसोम का निर्माण किसमें से होता है, गाल्जी बॉडी से होता है। किसमें से होता है, गाल्जी बॉडी से। तो आप याद रखना है कि इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गाल्जी बॉडी से होता है। तो गाल्जी बॉडी से होता है किसका निर्माण, इस एक्रोसोम का निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक्रोसोम का निर्माण किसमें से होगा, गाल्जी बॉडी से होता है। यानी आपने केवल इतना देखा शीर्ष वाले भाग में कि इसमें कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है जिसमें एक आगुड़ित यानी कि हेप्लॉइड केंद्रक होता है और ऊपर से केंद्रक को एक ढकी संरचना होती है कैपनुमा जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है, गाल्जी बॉडी से होता है। तो आपको यहां पे एक क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि क्या होगा यदि शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित एक्रोसोम को हटा दिया जाए। तो अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा। देखिए, एक्रोसोम का जो मेनली काम होता है, जब तक एक्रोसोम एक्टिवेट नहीं होता है तब तक शुक्राणु अंडाणु के अंदर नहीं जा सकता है। मतलब ये क्या करता है, अंडाणु को भेदने में मदद करता है, या आप ये कह सकते हैं कि अंडाणु को तोड़ने में मदद करता है। तो अंडाणु के जो बाहर की जो लेयर होती है उसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, तो उसको तोड़ने में हेल्प करता है एक्रोसोम। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है कि अगर एक्रोसोम को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा। आपको यहां पे लिखना है कि अगर हम एक्रोसोम को हटा देंगे तो जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु के अंदर नहीं जा पाएगा, यानी अंडाणु का भेदन नहीं कर पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा। बस इतना आपको बताना है कि अगर हम एक्रोसोम को हटा देंगे तो एक्रोसोम अगर नहीं है शुक्राणु के अंदर, मतलब ये अंडाणु को भेद नहीं पाएगा और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये आपका आंसर लिखना है। अब हम आते हैं दूसरे भाग में, ग्रीवा वाले भाग में, यानी कि जिसको हम नेक वाला भाग बोलते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, केवल यहां से लेकर के जो यहां तक का भाग है, थोड़ा सा भाग है, छोटा सा भाग, ये कौन सा भाग होता है, ये भाग होता है ग्रीवा वाला भाग। ये कौन सा होता है, ये ग्रीवा भाग वाला भाग होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, नेक वाला भाग कहते हैं। तो नेक या ग्रीवा वाले भाग में केवल और केवल इतना याद रखना है कि यह भाग शीर्ष भाग और मध्य भाग, इन दोनों भाग के बीच में स्थित होता है और इसके अंदर आप देखेंगे सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं इस वाले भाग में, एक तो शीर्ष भाग के पास में होता है और एक थोड़ा दूरी होता है। देखिए, ये है हमारा शीर्ष भाग पूरा। अब शीर्ष भाग के पास में जो एक यहाँ पे तारक केंद्र है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, और एक तारक केंद्र जो थोड़ा दूरी है इसको हम बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। इनको हम प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मतलब समीपस्थ तारक केंद्र और डिस्टल सेंट्रियोल मतलब दूरस्थ तारक केंद्र। तो इंग्लिश से आप अगर लिखना चाहें तो आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो ग्रीवा वाला भाग होता है यह शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच में स्थित होता है, और इस भाग में आप देखेंगे कि दो तारक केंद्र यानी कि दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक सेंट्रियोल समीपस्थ तारक केंद्र कहलाता है और दूसरा जो है दूरस्थ तारक केंद्र कहलाता है। दोनों का बस आपको फंक्शन याद रखना है। क्या याद रखना है, दोनों का बस आपको कार्य याद रखना है। जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, समीपस्थ तारक केंद्र किसमें मदद करता है, देखिए जब निषेचन होता है तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड संरचना बनाते हैं यानी कि जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है यानी जिसको हम युग्मनज बोलते हैं, इस युग्मनज में क्या होता है, लगातार विभाजन होता है। क्या होता है, लगातार विभाजन होता है और एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं का निर्माण हो जाएगा एक ही कोशिका में। तो आप देखेंगे कि जो कोशिका विभाजन हो रहा है जाइगोट में यानी कि युग्मनज में,
तो पहली बार जो कोशिका का विभाजन होगा, मतलब विभाजन या विदलन कह सकते हैं आप, तो जैसे ही जाइगोट में पहला विदलन होता है, उस पहले विदलन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इस सेंट्रियोल की। यानी ये समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है? पहले विदलन के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी जाइगोट में पहला विदलन होगा, उसमें कौन हेल्प करेगा? तो उसमें हेल्प करेगा आपका समीपस्थ तारक केंद्र। और ये जो है हमारा डिस्टिल सेंट्रियोल यानी कि दूरस्थ तारक केंद्र, इसमें आप क्या कहेंगे? इस दूरस्थ तारक केंद्र का काम क्या होता है? अक्षीय तंतु का निर्माण करना। आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी संरचना जो यहां पे रेड कलर से हमने यहां पे शो कर रखी है, ये पूरी की पूरी संरचना, ये वाली संरचना क्या है? पूरी की पूरी ये जो संरचना फिर आगे भी आ गई है, ये संरचना पूंछ साइड आ गई है, ये संरचना पूरी की पूरी संरचना, इस संरचना को हम बोलते हैं अक्षीय तंतु। क्या बोलते हैं? अक्षीय तंतु। तो अक्षीय तंतु का निर्माण यहीं से होता है। कहां से होता है? इसी दूरस्थ तारक केंद्र से। तो ये दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है? अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है अक्षीय तंतु, यानी कि इसको आप बोलेंगे एक्सियल फिलामेंट। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो अक्षीय तंतु को आप लिख सकते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या लिख सकते हैं? एक्सियल फिलामेंट। और ये जो एक्सियल फिलामेंट दूरस्थ तारक केंद्र से निर्मित हो रहा है, ये मध्य भाग में तो रहेगा ही यहां तक पूरा, और ये पूंछ वाले भाग में भी पूरा जो हमने व्हाइट कलर से शो कर रखा है, पूरा पूंछ वाले भाग में भी एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्षीय तंतु जो होता है, ये पूरा मध्य पीस में यानी मिडिल पीस में यानी कि मध्य भाग में तो होता ही है, साथ ही साथ पूरे के पूरे पूंछ वाले भाग में भी यह अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट जो होता है, यह उपस्थित होता है। तो यानी आपको केवल और केवल ग्रीवा वाले भाग में इतना याद रखना है कि यह सिर भाग और मध्य भाग के बीच में स्थित होता है, यानी केवल इतना, यहां से लेके इतना केवल। और इस भाग में आपको दो तारक केंद्र दिखाई देते हैं, एक है समीपस्थ तारक केंद्र यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र यानी कि डिस्टिल सेंट्रियोल। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है यानी जो समीपस्थ तारक केंद्र है, इसका काम होता है जाइगोट के प्रथम विदलन में सहायता करना, और जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है, इसका काम होता है अक्षीय तंतु का निर्माण करना। इतनी सी बात आपको लिखनी है किसमें? ग्रीवा वाले भाग में। तो आप ग्रीवा वाले भाग में यहां पे देख भी सकते हैं कि ग्रीवा वाला जो भाग है क्या कह रहा है कि यह जो ग्रीवा वाला भाग होता है, यह एक छोटी ग्रीवा होती है, मतलब ग्रीवा छोटा सा भाग होता है जो कि शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच में स्थित होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया। इस भाग में दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, यानी दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं इसमें। एक कहलाता है हमारा अग्रभाग में जो होता है उसको हम बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, और जो पश्च भाग में होता है उसको हम दूरस्थ तारक केंद्र। मतलब जो पहले होगा उसको अग्र यानी कि समीपस्थ तारक केंद्र, और जो पीछे वाला होगा उसको दूरस्थ तारक केंद्र बोलेंगे। तो समीपस्थ तारक केंद्र जो होता है, ये क्या करता है कि निषेचन के वक्त जब अंडे को दे दिया जाता है, मतलब ये जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, जब निषेचन हो जाता है तो ये कहां पहुंच जाता है? अंडे में यानी कि ओवम में पहुंच जाता है। और ये क्या करता है? समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है? जो यहां पे युग्मनज है, मतलब जाइगोट में जब प्रथम विदलन होता है, पहली बार जब विभाजन होता है जाइगोट में, उसमें हेल्प करता है कौन? ये समीपस्थ तारक केंद्र। यानी फर्स्ट जब क्लीवेज होगा, पहला विदलन होगा, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है, ये दूरस्थ तारक केंद्र देखिए अक्षीय तंतु का मतलब एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का काम आपको बनना चाहिए। इसका काम है प्रथम विदलन में हेल्प करना, मतलब जाइगोट में प्रथम विभाजन में हेल्प करना, और इसका काम है अक्षीय तंतु का निर्माण करना। अब हम आते हैं किस वाले भाग में? मध्य भाग में, जिसको कि हम बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में आपको दो चीजें केवल याद रखनी है। एक चीज तो ये याद रखनी है कि मिडिल पीस में पूरे के पूरे में अक्षीय तंतु निर्मित होते हैं, और आपको याद रखना है कि इस भाग में मेन इंपोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो कि शुक्राणुओं को गति के लिए एनर्जी देता है एटीपी के रूप में। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इस वाले भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देंगे, लगभग 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे। यह एक सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में होते हैं? इस प्रकार से। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं किसी भी शुक्राणु के मध्य भाग में। इसमें देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह शुक्राणु की पूंछ को गति के लिए ऊर्जा देते हैं। मतलब शुक्राणुओं के अंदर जो गति होती है, शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ेंगे तो पूंछ की सहायता से ही बढ़ते हैं। और उस पूंछ को एनर्जी कौन देगा बढ़ने के लिए? तो उस पूंछ को एनर्जी देने का काम करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पे क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म को एनर्जी देने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसे हम पावर
हाउस ऑफ स्पर्म कहेंगे। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे कि जो आधा शीर्ष भाग होता है, आधा शीर्ष भाग मतलब शीर्ष यानी जो हेड वाला भाग है उसका आधा भाग, और इसके अलावा जो ग्रीवा वाला पूरा भाग हो गया, और संपूर्ण मध्य भाग एक मैनचेट परत द्वारा घिरा रहता है। अब देखिए यहां पे ये हमारा क्या है, डायग्राम है। अब इसमें देखिए ये वाली जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, आपको पूरी की पूरी यहां पे जो ये वाली संरचना नजर आ रही है, देखिए ये वाली संरचना हमने क्या कहा, आधा मध्य भाग में, सॉरी आधा शीर्ष भाग में, तो हेड के आधे भाग में, यानी यहां से लेकर के आधा यहां तक हो गया, तो ये हेड का आधा भाग हो गया। तो आधे हेड भाग में यहां से लेकर ये वाला जो पूरा का पूरा मध्य भाग, मतलब यहां से आधा शीर्ष भाग हो गया यहां तक, फिर यहां से पूरा यहां तक ग्रीवा वाला भाग हो गया, फिर यहां से यहां तक पूरा मध्य भाग हो गया। तो ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेनचेट परत। क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं मेनचेट लेयर। क्या बोलते हैं? मेनचेट लेयर। इसको हम बोलते हैं मेनचेट लेयर। तो ये भी आपको याद रखना है, मेनचेट लेयर, मेनचेट लेयर। तो आधा जो शीर्ष भाग है, मतलब सिर का पूरा भाग नहीं, केवल और केवल आधा भाग, तो आधा शीर्ष भाग में और पूरे के पूरे ग्रीवा वाले भाग को और पूरे के पूरे मध्य भाग को एक लेयर घेरी रहती है, एक परत घेरी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं मैनचेट लेयर। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके बाद यहां पे पहले थोड़ा आप डायग्राम में भी समझ लीजिए कैसे। हमारा तीसरा भाग कौन सा था? मध्य भाग, जिसको हम बोलते हैं मिडिल पीस। मध्य भाग में हमने क्या देखा कि पूरे के पूरे मध्य भाग में अक्षीय तंतु होते हैं। तो ये रेड कलर से आपको जो शो कर रखा है हमने, अक्षीय तंतु हैं। और इसमें ये पूरे के पूरे क्या है, ये सब माइट्रोकांडिया हैं। तो इसमें सर्पिल रूप में माइट्रोकांडिया व्यवस्थित होते हैं, मतलब सर्पिलाकार रूप में माइट्रोकांडिया विन्यस्त होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारा मध्य भाग होता है इसमें केवल आपको इतना बताना है कि इस भाग में अक्षीय तंतु निर्मित होते हैं और इसमें माइट्रोकांडिया उपस्थित होते हैं, जो कि सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं। और यही माइट्रोकांडिया शुक्राणु की पूंछ को एनर्जी देते हैं गति करने के लिए। बस इतना सा आपको लिखना है किसमें, मध्य भाग में। अब आ जाइए आप एक आखिरी भाग जो बचा है आपका, पूंछ वाला भाग, यानी कि टेल रीजन। तो पूंछ वाला जो भाग होता है, देखिए पूंछ में क्या होता है, केंद्रीय अक्षीय तंतु पाया जाता है। मतलब जो एक्सियल फिलामेंट है, जो अक्षीय तंतु होता है, तो ये पूरा का पूरा जो अक्षीय तंतु है ये पूरे के पूरे पूंछ वाले भाग में भी पाया जाता है। तो ये केवल और केवल आप याद रखना कि मध्य भाग में सीमित नहीं रहता है, यह पूरे के पूरे पूंछ वाले भाग में भी अक्षीय तंतु पाया जाता है, जो कि कम मात्रा में कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा रहता है। कुछ मात्रा में, बारीक मात्रा में कोशिका द्रव्य के द्वारा यह घिरा रहता है। अब इसके चारों तरफ देखिए क्या होता है, एक बाह्य आच्छद के रूप में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो हमने तो आपको पहले ही बताया कि पूरे के पूरे शुक्राणु की संरचना जो होती है किसके द्वारा घिरी रहती है, एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब चाहे वो आपका पूंछ वाला भाग हो, चाहे वो आपका मध्य भाग हो, चाहे ग्रीवा वाला भाग हो, चाहे शीर्ष भाग हो, चारों के चारों भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। एक चीज और नोट कर लेना है, जो कि हमने आपको निषेचन के समय भी बताई थी। हमने ये बताया था कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से गति करते हैं, और किस स्पीड से गति करते हैं। तो हमने बताया था 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर, मतलब 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये लगभग 3 मिलीमीटर की दूरी तय करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज भी आप रखना है, मतलब शुक्राणु किस स्पीड से गति करते हैं वो यहां पे हमने बता रखा है। इसके अलावा आपको देखना है कि जब मैथुन की क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जो मादा का जननिक पथ होता है, जैसे मादा की योनि हो गई यानी कि वजाइना हो गई, इसमें क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है वो तो बाद में होती है, लेकिन जब मैथुन की क्रिया होगी तो मैथुन की क्रिया में क्या होगा, मादा के जननिक भाग जैसे कि वजाइना हो गया, क्या हो गया, जैसे कि वजाइना हो गया, इस वाले भाग में क्या होगा, लगभग 200 से 300 मिलियन जो शुक्राणु होते हैं इनका त्याग किया जाता है। मतलब मैथुन की क्रिया के दौरान जब एक बार स्खलन की प्रक्रिया होगी तो उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो है मादा की योनि में डाल दिया जाता है। अब इसमें से देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए स्पष्ट रूप से निषेचन कराना है, मतलब एक सामान्य निषेचन के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं वो हम यहां पे बता रहे हैं। तो एक आवश्यक चीज तो यह है कि कम से कम 60% जो शुक्राणु हैं, 60% शुक्राणुओं का जो साइज होना चाहिए वो समान प्रकार का होना चाहिए। और इसके अलावा लगभग 40% जो शुक्राणु हैं
उनमें तीव्र गतिशीलता होना चाहिए। मतलब जितने शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंच चुके हैं उनमें से कम 60% शुक्राणु जो हैं उसके अंदर समान शेप और साइज के होने चाहिए, और उसके अलावा 40% जो शुक्राणु बचे हैं उनके अंदर तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको आप डायग्राम में भी थोड़ा समझ लीजिए। पूंछ वाला भाग, तो यहां से लेकर के पूरा का पूरा जो ये वाला भाग है यहां तक का भाग ये क्या कहलाता है? पूंछ वाला भाग यानी कि टेल भाग। इस भाग में क्या होता है? इस भाग में भी अक्षीय तंतु पूरी तरह से फैले होते हैं, और इसी पूंछ की सहायता से जो स्पर्म होता है या शुक्राणु होता है, इसी पूंछ की सहायता से 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से आप देखेंगे कि गति करते हुए कहां पहुंचेगा? ये फिर आगे जाके अंडवाहिनी तक पहुंचेगा। तो शुक्राणु की संरचना आपने देखी, काफी आसान है। सबसे पहले आपने देखा कि सिर वाला भाग होता है। इस वाले भाग में कोशिका द्रव्य होता है जिसमें एक अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा एक संरचना के द्वारा ढका रहता है। एक कैपनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा केंद्रक ढका रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण किसमें से होता है? तो गाल्जी बॉडी से होता है। यह भी आपको याद रखना है। एक्रोसोम का काम भी आपको याद रखना है। एक्रोसोम क्या करता है? अंडाणुओं को भेदने के लिए जिम्मेदार है। जब तक एक्रोसोम नहीं रहेगा अंडाणु को भेद ही नहीं पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा। तो एक्रोसोम का होना अनिवार्य है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा भाग है ग्रीवा वाला भाग। ग्रीवा वाला भाग आप कह सकते हैं कि जो शीर्ष भाग होता है और जो मध्य भाग इनके बीच में उपस्थित होता है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। 2 सेंट्रियोल जो होते हैं उसमें से एक समीपस्थ तारक केंद्र होता है और एक दूरस्थ तारक केंद्र। मतलब 2 तारक केंद्र होते हैं। एक समीपस्थ तारक केंद्र जो कि किसमें हेल्प करेगा? विदलन में सहायता करता है, विभाजन में मदद करता है जाइगोट के। और दूसरा जो होता है अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है? अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। इसके अलावा हमने देखा मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। मध्य वाले भाग की खासियत क्या है? कि इसमें अक्षीय तंतु होते हैं यानी कि एक्सियल फिलामेंट होते हैं, और इसके अलावा आपने देखा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी मात्रा में उपस्थित होते हैं जो कि शुक्राणुओं को एनर्जी देते हैं गति करने के लिए। और इसके अलावा आपने देखा चौथा भाग पूंछ वाला भाग, जिसमें क्या होता है? जिसमें कि आप देखेंगे अक्षीय तंतु निर्मित होते हैं और शुक्राणु इसी पूंछ की सहायता से ही आगे बढ़ता जाता है और गति करता है। और इसको गति करने के लिए एनर्जी कौन देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सी संरचना है, स्ट्रक्चर है किसकी? किसी भी स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। इसको आप हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 2 से। तो मानव जनन का अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें से जो हमारा शुक्राणु की संरचना है ये वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। इसको आप वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।